हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आरडीवी क्लासेस द्वारा प्रोवाइड की जा रही जीएसटी की इस प्रैक्टिकल जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी जीएसटी की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने जीएसटी में बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल डिस्कशन नहीं किया था। रादर मैंने आपसे कुछ बेसिक बातें करी थी, जैसे कि टैक्स क्या होता है, हम अपने इस पूरे सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं, इस तरह की कुछ बातें मैंने आपसे की थी। आज की क्लास मेरी बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं रहेगी, बट यस, आज की ये क्लास जो होगी वो मेरी आने वाली क्लासेस में बहुत बार और कई बार कई जगह पर प्रैक्टिकली यूज होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आज की क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से और बारीकी से समझेंगे और आपकी अगर कहीं कोई क्वेरी एंड डाउट होती है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछेंगे। तो आज की क्लास में हम पोर्टल पर नहीं जाएंगे, हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें नहीं करेंगे। रादर आज की क्लास इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जो जीएसटी हम पढ़ने वाले हैं ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, जीएसटी से पहले हमारे देश में क्या चीजें चल रही थी, जीएसटी के बाद क्या क्या नए रेट्स आ गए, जीएसटी में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। तो वो सारी चीजें आज की इस क्लास में डिस्कस होंगी। यहां से आप कह सकते हैं कि अब आपकी जीएसटी की जर्नी स्टार्ट हो रही है। लास्ट क्लास में तो हमने कुछ बेसिक बातें ही आपसे की थी। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को समझते हैं। क्लास थोड़ी सी लेंदी रहेगी क्योंकि आज का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, लीगल एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड मैं आपको बताने वाला हूं, जीएसटी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्लास को डेडिकेटेडली आप पूरा देखिए और एंजॉय करिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी डाउट एंड क्वेरी डिस्कस कर लीजिएगा। आइएगा आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू और समझते हैं जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। मैं आपको जीएसटी का फंडामेंटल लॉ समझाऊं या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड समझाऊं उससे पहले, या मैं कोई आर्टिकल आपको समझाऊं तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। जब हमारा भारत का संविधान बना तो क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दोस्तों कि अगर हमारे देश में कोई भी टैक्स लगाना है तो उस टैक्स को लगाने के पीछे देयर मस्ट बी सम लॉ। इनकम टैक्स लगता है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, जीएसटी लगता है जीएसटी एक्ट के थ्रू। तो हमारे देश में अगर कोई भी टैक्स लगाना है तो उसके लिए कानून का बनना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून बनाएगा कौन। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय पर कानून बनाने की जो पावर थी वो हमारी सरकारों को दे दी, या मैं कह सकता हूं हमारे पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हमारे देश में दो तरह की बॉडीज काम करती हैं मेनली। वैसे तो तीन बॉडीज होती हैं, लोकल अथॉरिटी भी एक बॉडी है, पार्लियामेंट एक बॉडी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक बॉडी है। बट मैं यहां पर बात करूंगा दो बॉडीज की। तो हमारे देश में दो बॉडीज मेनली काम करती हैं, एक है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो काम करती है वो देश के लिए काम करती है, मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक राज्य विशेष नहीं होता है। वो जो ही काम करेगी वो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल होता है, सो कॉल्ड इंडिया के लिए वो एप्लीकेबल होता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास होती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए ही काम करती है। जैसे आप कह सकते हैं दिल्ली की विधानसभा दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, महाराष्ट्र की विधानसभा महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये दो बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइन की गई और इन दोनों को कहा गया कि देखो भाई, अगर कभी फ्यूचर में कोई भी कानून बनाना होगा तो हम पार्लियामेंट तुम्हें अधिकार दे रहे हैं इस बात का कि तुम कानून बना सकते हो, लेकिन जो तुम कानून बनाओगे वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली हम तुम्हें भी पावर दे रहे हैं कि तुम अपने अपने राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कानून बना सकते हो। तो ये जो पावर हमें मिली वो मिली हमें आर्टिकल नंबर 245 के थ्रू। आर्टिकल नंबर 245 कहता है कि पार्लियामेंट के पास भी पूरी पावर होगी देश के लिए कानून बनाने की, और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरी पावर होगी उस राज्य के लिए किसी भी कानून को बनाने की। तो यहां से पावर हमें दे दी गई पार्लियामेंट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को। जब ये दो पावर अलग अलग लोगों को दे दी गई, और जरूरत भी थी क्योंकि उस समय पर जो सरकारें बटी वो ऐसे बटी कि राज्यों की सरकारें अलग होंगी और केंद्र की जो सरकार होगी अलग होगी।
अच्छा, जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो हमेशा याद रखिएगा, पार्लियामेंट का मतलब किसी विशेष सरकार से नहीं होता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है मेजॉरिटी से। तो पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी बोलेगी वो काम होगा, मतलब लोकसभा में जो मेजॉरिटी बोलेगी वो काम होगा। अब ये बात इंप्लाइड है कि जिसकी सरकार है केंद्र में वही मेजॉरिटी में बैठा है लोकसभा में। तो यहां पर अगर मैं पार्लियामेंट बोलूं या कभी मैं आपसे बातें करते करते मोदी सरकार बोल दूं या मैं कभी कभी रूलिंग पार्टी बोल दूं तो आप उसका सिनोनिम एक ही समझिएगा। इसका मतलब मैं आपसे कहना तो चाह रहा हूं पार्लियामेंट, लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है मोदी सरकार, तो एक ही मतलब होगा उसका। और कहना मैं चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, बट मेरे मुंह से निकल रहा है केजरीवाल, तो आप इसको उसी भाव से समझिएगा जैसे कि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली के भाव से आपको समझा रहा हूं। तो चाहे मैं पार्लियामेंट बोलूं चाहे मैं मोदी सरकार बोलूं, जब तक मैं ऐसा बोल रहा हूं तब तक मान के चलिएगा कि दोनों का मतलब सेम है। तो आइए, सेक्शन आर्टिकल 245 ने पार्लियामेंट को भी पावर दे दी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी ये पावर दे दी कि भाई साहब आप कानून इस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर यहां पर एक आर्टिकल और रखा गया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 246। अब 246 ने क्या किया, देखो समस्या ये हो गई, समस्या उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, भीमराव अंबेडकर जी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस समय झगड़ा ये क्रिएट हुआ कि कौन से मुद्दों पर कानून स्टेट बनाएगी और कौन से मुद्दों पर कानून सेंटर बनाएगी या पार्लियामेंट बनाएगी। अब मान लो हम दो भाई हैं और दोनों भाइयों को कहा जाए कि भाई कुछ काम तुम करना, कुछ काम तुम करना, कुछ चीजों पर डिसीजन लेने की पावर ए तुम्हारी होगी और कुछ चीजों पर डिसीजन लेने की पावर बी तुम्हारी होगी। अब मैं ये ना बताऊं कि कौन से कामों को, कौन से काम पर डिसीजन लेने की पावर ए की है और कौन से पर बी की है, तो ए और बी में डेफिनेटली डिस्प्यूट तो होगा ही ना। ए बोलेगा इस काम को मैं करूंगा, बी बोलेगा नहीं नहीं ये काम तो मैं करूंगा। ए बोलेगा ये काम मुझे दे दो, बी बोलेगा ये काम मुझे दे दो। तो ऐसे में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक आर्टिकल बनाया गया 246 और उसके अंदर अच्छे से ये लिख दिया गया कि देखो साहब, इन 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 मुद्दों पर जो कानून बनाने की पावर होगी वो पार्लियामेंट तुम्हें दे रहे हैं और इन 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 मुद्दों पर जो कानून बनाने की पावर होगी वो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम तुम्हें दे रहे हैं। तो आर्टिकल 246 बनाते समय एक लिस्ट बनाई गई, लिस्ट ऑफ मैटर्स, कौन कौन से मुद्दे हैं और वो किस किस को दिए जा रहे हैं, इसका एक उसी समय बाइफर्केशन कर दिया गया। आइए मैं आपको वो बाइफर्केशन दिखाता हूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसे तीन लिस्ट बना दी, एक नंबर लिस्ट, ये 2 नंबर लिस्ट और ऐसे ही एक बना दी 3 नंबर लिस्ट। इस लिस्ट को नाम दिया गया यूनियन लिस्ट या हम इसे लिस्ट नंबर 1 कहते हैं और इस वाली लिस्ट को नाम दिया गया स्टेट लिस्ट या हम इसको कहते हैं लिस्ट नंबर 2 और जो 3rd नंबर पर लिस्ट आप देख रहे हैं इसको नाम दिया कॉनकरेंट लिस्ट, इसको हम कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। इसको लिस्ट 3 नहीं कहते हैं, कहीं आप सोचे कि अब इसको L3 कहेंगे, नो, इट इज अ कॉनकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे डाले गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे कुछ मुद्दे लिखे गए, मैटर्स लिखे गए कि इस आइटम पर कानून बनाने की पावर यूनियन तुम्हारे पास है। यूनियन का मतलब मेरा होगा पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के पास इसकी पावर है। तो यूनियन लिस्ट वाले मुद्दे दे दिए गए किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट का मतलब केंद्र सरकार को दे दिए गए। स्टेट वाले मामले किसको दे दिए गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। यहां पर भी कुछ मुद्दे लिखे गए, 1 नंबर आइटम, 2 नंबर आइटम, 3 नंबर आइटम, 4 नंबर आइटम, ऐसे कुछ मामले यहां पर भी डाले गए थे। इसका मतलब ये बताया गया था कि देखो इन चीजों पर कानून पार्लियामेंट तुम बनाओगे, इन चीजों पर कानून स्टेट तुम बना सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं है कि सर ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो पार्लियामेंट को दे दिए गए होंगे, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो स्टेट को दिए गए होंगे। इसका सीधा सीधा मैं आपको लॉजिक बताता हूं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय ये डिसाइड कर दिया गया कि जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले होंगे, मतलब जहां पर देश प्रथम की बातें होंगी, देश के लिए इंपॉर्टेंस आएगी,
वो सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मामले होंगे वो दे दिए जाएंगे यूनियन को। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, रेलवे, रेलवे किसी स्पेसिफिक राज्य की नहीं होती, वो देश की है। तो रेलवे एक मामला ऐसा है जो दे दिया गया यूनियन को कि रेलवेज पर जब भी कोई कानून बनने की बात आएगी तो वो कानून बनाएगी हमारी पार्लियामेंट। इसी तरह एक मामला और, डिफेंस। अब बताओ, डिफेंस किसी राज्य स्पेसिफिक कर दें या पूरे देश के हित के लिए चलाएं, तो ऑब्वियसली देश की इंपॉर्टेंस पर चलना चाहिए, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है। तो डिफेंस को भी दे दिया गया यूनियन को, यूनियन तुम इस पर काम करना। ये जो आप कंपनीज बनाते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, तो इन कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन भी तो करते हैं आप कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो ये जो कंपनीज एक्ट है, ये वाला मामला भी हमने दिया यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट आपके पास पूरी पावर है कि कंपनीज के अफेयर्स से रिलेटेड जो भी कोई काम होगा, उस काम पर कोई भी अगर कानून बनाने की बात आएगी तो यूनियन तुम इस पर कानून बनाना। तो यहां पर आ गया कॉर्पोरेट अफेयर्स, जितने भी कॉर्पोरेट अफेयर्स के मामले होंगे उस पर कानून बनाने की पावर हम दे देंगे यूनियन तुम्हें। सर क्या सेंटर वालों को कुछ भी नहीं मिला? अरे मिला, सेंटर वालों को भी बहुत, स्टेट वालों को कुछ नहीं मिला क्या? नहीं, उन्हें भी मिला, बहुत कुछ मिला। क्या क्या मिला अभी देखेंगे, अभी तो हम यूनियन पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और मामला इन्हें दिया गया, यूनियन वालों को बोला गया, यूनियन ये जो एक्साइज लगती है ना, एक्साइज, इस पर भी कानून बनाने की पावर तुम्हें ही है। एक्साइज ड्यूटी जो आप पहले पढ़ते थे बिफोर जीएसटी, ये आपने कभी सुनी होगी। इस एक्साइज ड्यूटी पर जो कानून बनेगा, ये कानून बनाने की पावर भी तुम्हारी है, तुम बनाना इस पर कानून, कोई और नहीं बनाएगा। लेकिन ये लाइन कैसे लिखी गई है ध्यान से देखना, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्सेप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब सरकार कह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी पर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होगी, लेकिन कौन सी वाली एक्साइज ड्यूटी? जो लगाई जा रही है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, लेकिन किस पर छोड़कर? एक्सेप्ट द एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर कोई एल्कोहल बन रही है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस ह्यूमन कंजम्पशन की एल्कोहल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, उस एक्साइज ड्यूटी पर कानून बनाने की पावर यूनियन तुम्हारे पास नहीं होगी। इसके अलावा जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर पार्लियामेंट तुम्हारे पास रहेगी। तो सवाल उठता है कि एल्कोहल पर जो एक्साइज ड्यूटी रहेगी, जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली एल्कोहल है, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी बनाने की पावर होगी, वो किसके पास होगी? तो वो हमने मामला दे दिया राज्य को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। हमने एक एंट्री नंबर के थ्रू, एंट्री नंबर आपको याद रखने की या समझने की जरूरत नहीं है, बट एक एंट्री डाली गई, मान लीजिए यहां पर एक एंट्री डाली गई और उस एंट्री में लिख दिया गया एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब बड़ा क्लियरली कह दिया गया कि देखो जी, अगर आप शराब बनाओगे, अगर वो शराब पीने के लिए बनाई गई है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई गई है, तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो पार्लियामेंट तुम नहीं बनाओगे। उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का कानून होगा, उस पर पार्लियामेंट तुम कोई काम नहीं करोगे, उस पर काम करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अगर कोई शराब बनाई जा रही है विच इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उस पर कानून बनाने की पावर यूनियन तुम्हारे पास रहेगी। क्योंकि जब आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा है एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स एक्सेप्ट द एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब वो शराब जो पीने के लिए बनाई गई है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी शराब बनेगी, उस पर एक्साइज ड्यूटी किसकी होगी? पार्लियामेंट की होगी।
क्या इतने ही मामले दिए गए? नहीं, देयर आर सम मोर मैटर्स, मैं एक एक करके आऊंगा। पार्लियामेंट, तुम्हें पावर है टैक्सेस ऑन इनकम। इसका मतलब अगर कभी तुम्हारा मन करे कि इनकम को टैक्स कर दिया जाए, सरकार को कहा जा रहा है, पार्लियामेंट को कहा जा रहा है, पार्लियामेंट अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि देश की जो लोग हैं उनकी इनकम पर अगर मुझे टैक्स लगाना होगा, तो टैक्स लगाने का कानून कौन बनाएगा? इस मुद्दे पर कानून कौन बनाएगा? तो इस मुद्दे पर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट तुम्हें मिल रही है, तुम इस पर कानून बनाना। लेकिन ये लाइन भी ऐसे नहीं है, इसको भी पूरा कंप्लीट लिखते हैं। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब पार्लियामेंट, तुम्हें पूरी पावर है टैक्स लगाने की इनकम के ऊपर, लेकिन कौन सी इनकम को छोड़कर? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। तो एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसा मामला है कि पार्लियामेंट तुम इस पर हाथ मत डालना, यह मामला तुम्हारे हाथ से बाहर है। अब जो इनके हाथ से छीना वो स्टेट वालों को दे दिया। यहां पर लिखा गया टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की जो कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट पर नहीं है। अब ये पावर किसको दे दी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दी कि तुम इस पर कानून बनाना। चलिए, और कौन कौन से मामले हैं जो यूनियन के पास थे? यूनियन के पास एक मामला था सर्विस टैक्स, आपने सुना होगा, अब नहीं है, हालांकि जीएसटी आने के बाद ये बंद हो गया। तो सर्विस टैक्स जो कि 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिया में, इस पर भी कानून बनाने की पावर जो दी गई थी वो यूनियन को दी गई थी। मतलब हमारी केंद्र सरकार, या मैं कह सकता हूं पार्लियामेंट, यहां पर कानून बना रही थी। सिमिलरली स्टेट वालों को एक मामला दिया गया था जिसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। और ये सेल्स टैक्स ध्यान रखिएगा, सेल्स टैक्स जब भी मैं बोलूं तो सेल्स टैक्स का मतलब अकेले सेल्स टैक्स नहीं होता। सेल्स टैक्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लोकल सेल्स टैक्स, एक होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो यहां पर इनको जो पावर दी गई थी वो लोकल सेल्स टैक्स की दी गई थी। और इसी तरह यूनियन को, पार्लियामेंट को पावर दी गई थी सेल्स टैक्स की। और कौन से सेल्स टैक्स की पावर दी थी? सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। अभी फर्क समझ लेते हैं, आगे जाके और डिटेल में भी समझेंगे। CST का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जा रहा है। दिल्ली से माल हरियाणा जा रहा है, दिल्ली से माल यूपी जा रहा है, दिल्ली से माल गुजरात जा रहा है, तो वो हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स। और लोकल सेल्स टैक्स का मतलब होता है कि एक राज्य से एक राज्य में ही माल बिक रहा है, दिल्ली से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से हरियाणा से हरियाणा जा रहा है। तो इसको मैं कहूंगा इंट्रा स्टेट और इसको मैं कहूंगा इंटर स्टेट। सर क्या बस इतनी सी पावर दी गई थी? नहीं, देयर आर सो मेनी पावर्स, लेकिन मेरे काम की केवल ये कुछ पावर्स थी जो आपको उस समय दे दी गई थी इन रेस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लॉ। तो आप यहां पर इन मुद्दों पर कानून बना सकते थे। आप कानून बना सकते थे पार्लियामेंट वाले इन सभी मुद्दों पर, आप कानून बना सकते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वालों इन सभी मुद्दों पर। अब ये आपको देखना था कि आप इस पर कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बट इन सभी ने इस पर कानून बनाया। आप देख रहे हैं रेलवे पर कानून है, डिफेंस पर कानून है, कॉर्पोरेट अफेयर्स पर भी हमारे देश में कंपनीज एक्ट एक बना हुआ है, एक्साइज ड्यूटी पर भी कानून चला करता था। फिर इनकम टैक्स का तो कानून आप पढ़ ही रहे हैं, सर्विस टैक्स जो जीएसटी के आने से पहले था, सेल्स टैक्स जो कि जीएसटी के आने से पहले था, और सिमिलरली स्टेट वालों ने भी इन सभी चीजों पर कानून बनाए थे। बट हाँ, एग्रीकल्चर इनकम पर कानून नहीं बनाया था। और एग्रीकल्चर इनकम पर कानून जनरली कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट नहीं बनाती है, उसके कुछ और रीजन हैं। तो अब मुद्दा यह आता है कि 2017 में 1 जुलाई 2017 को देश ने डिसाइड किया कि भाई जीएसटी लाया जाए। अब जीएसटी लाया जाए तो जीएसटी को कैसे लाया जाए? जीएसटी लाने के लिए हमें बहुत सारे लॉ खत्म करने पड़ेंगे। हमें यूनियन के कुछ ऐसे कानून हैं, पार्लियामेंट के कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा, वैसे मैं आगे चल के बात करूंगा इस पर,
आपने सुना होगा सेल्स टैक्स खत्म हो गया, सीएसटी खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई। तो जीएसटी आना है तो कुछ ना कुछ तो खत्म करना पड़ेगा। अब यूनियन वालों ने यहां पर कुछ मामले खत्म करे अपने, और वो पहुंचे केंद्र के, राज्य के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि भाई देखो हमने कुछ सेक्रीफाइसेस करे हैं, हमने कुछ कानून बंद करे हैं, तुम भी तो अपने कुछ कानून बंद करो, तभी तो जाके हम देश हित में एक कानून लेके आ पाएंगे, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। तो एक स्टेट वालों ने बोला एक काम करते हैं भाई, हम भी अपना जो सेल्स टैक्स है ना लोकल वाला इंट्रा स्टेट, ये बंद कर देते हैं। अब जीएसटी आने के बाद से हम ये नहीं लगाएंगे। और हम क्या बंद कर देते हैं, और भी हम ऐसे कुछ और टैक्सेस हैं वो बंद कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऑक्ट्रोई बंद कर दिया, एंट्री टैक्स बंद कर दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स है ये बंद कर दिया। तो इस तरह से छोटे 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 कुछ टैक्सेस इन्होंने भी खत्म कर दिए। इन्होंने बोला चलो देश हित के लिए कुछ बलिदान तुम दो, कुछ बलिदान हम देंगे, और दोनों जब मिलकर बलिदान देंगे तो हम एक टैक्स लेके आएंगे जिसको हम कहेंगे जीएसटी। लेकिन अब पेच यहां पर फंसा हुआ है दोस्तों, जीएसटी अगर आया तो इस जीएसटी को किस लिस्ट में डाला जाए, इसे यूनियन लिस्ट में डाला जाए या इसे स्टेट लिस्ट में डाला जाए, इसे कौन सी लिस्ट में डालें? क्योंकि अगर मैंने जीएसटी को यूनियन की लिस्ट में डाल दिया, मैंने कहा भाई पार्लियामेंट तुम कानून बनाना, तो यहां पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये कहेंगे भाई ये तो गलत है, मोदी जी तुम सारा गड़बड़ गड़बड़ अपने हिसाब से कर दोगे, हमें क्या मिलेगा, हमारा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, हम अपने राज्य में से ये सारे टैक्सेस खत्म कर रहे हैं और हमें बदले में कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसे में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं जीएसटी को केवल और केवल स्टेट के पास दे दूं तो यहां पर जो पार्लियामेंट है उसको दर्द होगा, वो बोलेगा भाई ऐसे कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तुम कैसे बना सकते हो कानून, हमारा भी तो हिस्सा जा रहा है, हमारी भी तो एक्साइज खत्म हो रही है, हमारा भी तो सर्विस टैक्स खत्म हो रहा है, हमारा भी तो सेल्स टैक्स खत्म हो रहा है, सीएसटी। तो यहां पर दोनों इस बात पर झगड़ रहे हैं कि ये जीएसटी जो मुद्दा है ये भी एक मुद्दा ही तो है, इस पर कानून कौन बनाए। अब इसके लिए मैं आंसर दूं कि कानून कौन बनाए, मैं आपको तीसरी लिस्ट पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। एक तीसरी लिस्ट और आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। कंकरेंट लिस्ट कहती है कि अगर कभी ऐसा हो जाए जहां पर हमें कानून बनाने की जरूरत पड़े जिसे केवल और केवल यूनियन अकेले ना चलाए, जिसे केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अकेले ना चलाए, इसका मतलब जरूरत है दोनों को मिलकर काम करने की, जरूरत है दोनों के एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करने की, तो वो वाले मामले ना तो यूनियन लिस्ट में आएंगे, वो वाले मामले ना केवल स्टेट में आएंगे, रादर उन मामलों को हम रखेंगे, उन मुद्दों को हम रखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। और अगर कोई मामला कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया तो इसका मतलब अब यहां पर पार्लियामेंट अकेले अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, पार्लियामेंट को साथ लेकर चलना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। इस मामले पर केवल स्टेट अकेले काम नहीं कर पाएगी, स्टेट को साथ लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का भी, दोनों मिलकर एक नेशन के हित में काम करेंगे, तब वो कंकरेंट लिस्ट का मामला माना जाएगा। या मैं कह सकता हूं अगर कोई मामला कंकरेंट लिस्ट का होगा तो किसी एक अकेले की पावर नहीं होगी, दोनों जॉइंटली एफर्ट के साथ काम करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कंकरेंट लिस्ट के। हमारे देश में जो एक सीबीएसई बोर्ड आप सुनते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो देन है ना, ये कंकरेंट लिस्ट की ही देन है। अब देखिए हो क्या रहा था, मतलब जब हमारे देश में सीबीएसई नहीं था तो व्हाट वाज हैपन, हर राज्य का एक बच्चा पढ़ के निकलता था। दिल्ली राज्य का बच्चा दिल्ली बोर्ड से पढ़ के निकला, हरियाणा राज्य का बच्चा हरियाणा बोर्ड से पढ़ के निकला, महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा, यूपी का बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा। अब ये सभी बच्चे 12वीं पास करके आए और एक कॉमन कंपटीशन एग्जाम में बैठे आफ्टर 12th। वहां पर कुछ सवाल पूछे गए। अब उन सवालों को आंसर करने में यह नोटिस किया गया कि जो दिल्ली का बच्चा है वो थोड़ा सा फास्ट आंसर कर पा रहा है, जो यूपी का बच्चा है वो थोड़ा सा फास्ट आंसर कर पा रहा है, लेकिन जो महाराष्ट्र का बच्चा है, गुजरात का बच्चा है, वो एज कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट थोड़ा सा पीछे है।
वो इसलिए पीछे नहीं है कि उनका आईक्यू डिफर है, आईक्यू सबका सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट उनके पीछे होने का जो मेन कारण है वो है उनका करिकुलम। जो दिल्ली वाले बच्चे को चीजें पढ़ाई गई हैं 11th 12th में, वो यूपी वाले बच्चे को 11th 12th में नहीं पढ़ाई गई हैं। जो दिल्ली वाले बच्चे को 8th 9th का सिलेबस पढ़ाया गया है वो यूपी वाले को हो सकता है 11th में पढ़ाया हो सकता है 7th में पढ़ा दिया हो। तो यहां पर नोटिस ये किया गया कि भाई हर राज्य की एजुकेशन बोर्ड अलग अलग होने की वजह से जब ये एक कॉमन जगह पर आकर मिलते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहां इन बच्चों में मेजरली और सिग्निफिकेंटली डिफरेंस देखा जाता है। अब ये डिफरेंस कैसे खत्म हो, ये डिफरेंस कैसे पैरिटी पर आ पाए, कैसे एक दिल्ली वाला बच्चा, कैसे एक यूपी वाला बच्चा, कैसे एक महाराष्ट्र का, गुजरात का बच्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए जिससे कि तीनों चारों पांचों के आईक्यू में कोई फर्क ना हो। तो इसके लिए व्हाट दे हैड इंट्रोड्यूस्ड सीबीएसई। तो यहां पर सीबीएसई की उत्पत्ति हुई इस तरह से। और इस उत्पत्ति को क्या केंद्र अकेले चलाएगा, पार्लियामेंट अकेले चलाएगी? नो। क्या इसे स्टेट लेजिस्लेटिव अकेले चलाएगी? द आंसर इज नो। इसे दोनों मिलकर चलाएंगे। और जब दोनों मिलकर चलाएंगे तो बताइए मैं इस मामले को लिस्ट 1 में डाल दूं या लिस्ट 2 में डाल दूं या इसे मैं कनकरेंट लिस्ट में डालूं? सो द आंसर इज सर, इसको तो कनकरेंट लिस्ट में ही डालना बेहतर है। तो यहां पर यह मामला डाला गया कनकरेंट लिस्ट में। मैंने आपको यह बात क्यों बताई है, क्योंकि अभी आप मुझे जीएसटी का आंसर इस पर देंगे। अब एक बात आपको और बताना चाहता हूं, कनकरेंट लिस्ट में जितने भी मामले होंगे वो सभी मामले होंगे नॉन टैक्स रिलेटेड। इसका मतलब यहां केवल वो मामले डाले जा सकते हैं, वो मुद्दे आ सकते हैं जिस पर टैक्स की कलेक्शन नहीं होनी है, जिस पर कोई टैक्स का मुद्दा नहीं फंसना है, जिस पर कोई टैक्स की बातें नहीं होनी है। जहां टैक्स की बातें होंगी, जहां टैक्स की कुछ चीजें हैं, वो कनकरेंट लिस्ट में नहीं आ सकती। इसका मतलब कनकरेंट लिस्ट में ऐसे मामलों को डालना ठीक रहेगा, ऐसे मामलों को डालना उचित रहेगा जो कि आपके नॉन टैक्स रिलेटेड मामले रहेंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमारे देश में जीएसटी आया होगा 2017 में, तो इसे कौन सी लिस्ट में डाला गया होगा? क्या इसे लिस्ट 1 में डाला गया होगा, क्या इसे लिस्ट 2 में डाला गया होगा, या क्या इसे कॉनकरेंट में डाला गया होगा? सो कनकरेंट का तो देखिए आंसर मैं पहले ही काट देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि सर इसके अंदर तो वो मामले जाएंगे जो मामले आपके नॉन टैक्स रिलेटेड होंगे। तो ये लिस्ट तो आप यहां से हटाई दो। ऑप्शन बचते हैं 1 और 2, लेकिन 1 और 2 बचते हैं तो फिर झगड़ा है। 1 में डालूंगा तो सारा कंट्रोल पार्लियामेंट के पास है, 2 में डालूंगा तो सारा कंट्रोल स्टेट के पास है। अब इसे मैं कहां डालूं? दोनों में डाल नहीं सकता, ऐसा थोड़ी करेंगे बंटवारा कर देंगे कि थोड़ा सा तुम ले लो थोड़ा सा तुम ले लो, नहीं। अब इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा जो आज की हमारी क्लास अब स्टार्ट होगी। इसी बात का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बताएगा कि कुछ आर्टिकल समझेंगे पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल नए डाले जाएंगे जिनके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। तो दोस्तों हमारे देश में मैंने जैसा कि बताया एक आर्टिकल 246 था जिसने बंटवारा किया हुआ था लिस्ट 1 का, लिस्ट 2 का और कंकरेंट लिस्ट का। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल डाला गया 246A। देखिए 246 में तो चेंज कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन तो जो लिख गया वो लिख गया, उसमें बदलाव नहीं होगा। अब यहां क्या किया, 101वीं स्पेशल अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द आर्टिकल नंबर 246A। और वहां पर यह बोला गया कि अब हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कि टैक्स रिलेटेड होगा, और वहां पावर केवल और केवल पार्लियामेंट की नहीं होगी, केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की नहीं होगी, बल्कि दोनों की मिलकर होगी। तो ये एक नया आर्टिकल आपके सामने एंटर हुआ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 246A। तो ये हमें पढ़ना है। एक हमें आर्टिकल पढ़ना है 366(12A), ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है।
और एक आर्टिकल हमें और पढ़ना है, दैट इज 279A। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ये तीनों आर्टिकल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जीएसटी की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए, अब आपको किसी एग्जाम में तो नहीं बैठना है जहां पर आपसे ये चीजें पूछी जाएं, बट यस, व्हेन यू गोइंग इन एक्सपर्ट जर्नी ऑफ द जीएसटी, तो यहां आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं या जिस चीज में मैं काम कर रहा हूं, ये चल के कहां से आया है। कोई ये ऐसा थोड़ी है रातों रात प्रकट हो गया, इसको लीगली लेके आए हैं। तो कैसे लेके आए हैं वो ये जर्नी आपके सामने दी हुई है। तो आर्टिकल 246A ने क्या बोला? आर्टिकल 246A ने बोला कि देखो एक काम करते हैं, जीएसटी लेके आते हैं और जीएसटी के ना 3 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा कर देते हैं जिसे केवल और केवल पार्लियामेंट चलाएगी, एक टुकड़ा कर देते हैं जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही चलाएगी। इसका मतलब यहां पर स्टेट की बात कर दी और यहां पर पार्लियामेंट को पूरे इंडिया की बात करवा दी। तो अगर आपने सुना होगा, वैसे बहुत ऐसी कोई अनकॉमन चीज नहीं बोल रहा हूं, आपने ना सुनी हो, आपने जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट, आपने आईजीएसटी एक्ट तो सुना ही होगा। तो जो सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है, ये बंटवारा ही है। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ बाइफर्केशन एंड डिवाइडेशन ऑफ द अथॉरिटीज। तो यहां पर पार्लियामेंट को क्या बोला? पार्लियामेंट तुम एक काम करना, लड़ो मत मोदी जी, लड़ो मत। पार्लियामेंट आईजीएसटी के ऊपर जितने भी कानून होंगे तुम बनाना। मतलब जो इंटीग्रेटेड गुड्स ऑफ सर्विसेज टैक्स की बातें होंगी, उस पर जो कानून बनाने की पावर होगी वो पार्लियामेंट हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं पार्लियामेंट, चिंता मत करो। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ विद रेस्पेक्ट टू आईजीएसटी। एंड इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आईजीएसटी के अलावा जितनी भी चीजें हैं, इस पर कानून बनाने की पावर हम दोनों को दे रहे हैं, पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो एक बात बताइए, जीएसटी में मैंने आपको 3 चीजें बताई, आईजीएसटी बताया, सीजीएसटी बताया, एसजीएसटी बताया। आईजीएसटी मैंने दे दिया है पूरा का पूरा पार्लियामेंट को, तो बच क्या गया? सीजी और एसजी। तो सीजी में दे दूंगा किसको? पार्लियामेंट को। एसजी दे दूंगा मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। यहां पर देखिए, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब दिल्ली का अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, यूपी का अलग है। तो मैं पार्लियामेंट को और साथ के साथ जो हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको पावर दे रहे हैं टू मेक अ लॉ विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी imposed बाय द यूनियन और सेंटर और बाय सच स्टेट। तो पार्लियामेंट को बोला गया कि जो सेंटर लेवल का जीएसटी होगा उस पर कानून कौन बनाना? तुम बना देना। और जो स्टेट लेवल का जीएसटी होगा उस पर कानून कौन बनाना? उस पर हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। तो दिल्ली का अगर कोई एसजीएसटी एक्ट होगा तो वो दिल्ली बनाएगी, यूपी का होगा यूपी बनाएगी, महाराष्ट्र का होगा महाराष्ट्र बनाएगी। तो यहां पर इस तरह से बंटवारा किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल नंबर 246A। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको मैं समराइज कर देता हूं एक बार। फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या निकल के आता है कि सर ये जो जीएसटी हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, ये जीएसटी अकेले पार्लियामेंट नहीं चलाएगी, इस जीएसटी को अकेले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं चलाएगी। इस जीएसटी के 3 हिस्से होंगे, एक आईजीएसटी जिसको पार्लियामेंट अकेले चलाएगी, एक एसजीएसटी जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अकेले चलाएगी अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए, और एक होगा सीजीएसटी जिसको पार्लियामेंट और स्टेट मिलकर, या मैं कह सकता हूं पार्लियामेंट अकेले उसको चलाएगी। आइए एक और आर्टिकल हमें यहां पर समझना होगा, दैट इज द आर्टिकल नंबर 366(12)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या किया? इसने जीएसटी की डेफिनेशन को आपके सामने रखा। ये कहता है, ये वाला आर्टिकल कहता है कि जीएसटी का मतलब क्या होगा। तो जीएसटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ डिफाइन किया गया, मतलब हमारे संविधान में डेफिनेशन लिखी गई जीएसटी की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। क्या लिखा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स means any tax on supply of goods or service or both except
एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जीएसटी की डेफिनेशन जो आर्टिकल 366(12)A में दी गई वो क्या कह रही है? जीएसटी का मतलब होगा एक ऐसा टैक्स जो कि लग रहा है ऑन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। देखिए, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। मैं हालांकि इस पर आपको लीगल प्रोविजन भी समझाऊंगा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी आज इतना समझिए, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। और किस चीज की सप्लाई का होना जरूरी है? चाहे गुड्स या सर्विस। तो अगर गुड्स है या सर्विस है और उसकी सप्लाई हो रही है, आपको शायद आज ना समझ आए सप्लाई का मतलब क्या होगा। आप सोचेंगे सप्लाई का मतलब होता है बेचना, नहीं, सप्लाई का मतलब बहुत कुछ होता है। तो अगर गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो रही है तो उस सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। लेकिन कौन सी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा? सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब अगर आप शराब बेच रहे हैं, और कौन सी शराब बेच रहे हैं? वो शराब जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाई गई है, तो उस शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब सर ये बात तो लॉ में ही क्लियर कर दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियर कर दी गई थी कि शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। द आंसर इज यस। जब हमारा जीएसटी कानून बनाया गया, जब जीएसटी की डेफिनेशन को बताया गया आर्टिकल नंबर 366(12)A में, तो वहीं ये बात क्लियर कर दी थी कि दोस्त जीएसटी नहीं लगेगा ऑन एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर आपने कोई शराब बनाई है जिस शराब का सेवन किया जाएगा, पीने में यूज की जाएगी, ह्यूमन कंजम्पशन में यूज की जाएगी, तो उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। चलिए, एक आर्टिकल और आपके सामने है, दैट इज 279A। इसका बैकग्राउंड अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करूंगा, बट ये आर्टिकल आपकी बात करता है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। अब जीएसटी काउंसिल क्या है थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगा, बट जीएसटी काउंसिल अभी क्या है उसको बता देता हूं। यहां पर बोला गया कि देखो भाई, जीएसटी तो तुम लेके आ रहे हो, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश रेडी है जीएसटी को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जीएसटी लाने के तुरंत बाद आपको एक मीटिंग अरेंज करनी है, एक काउंसिल बनानी है जो समय समय पर इसमें अपडेट करेगी, समय समय पर जो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं उसको इनकॉर्पोरेट करेगी, समय समय पर सजेस्ट करेगी कि क्या क्या चेंजेस हमें जीएसटी में करने चाहिए जो कि देश के लिए बेहतर होंगे, देश हित के लिए बेहतर होंगे। तो यहां पर एक लोगों की मीटिंग करवाई जाएगी, और ये लोग कौन होंगे? ये लोग होंगे हर राज्य का एक नॉमिनेटेड पर्सन। तो हर राज्य अपने अपने राज्य से, अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से एक एक व्यक्ति को इस मीटिंग में भेजेगा। दिल्ली वाला अपना एक व्यक्ति भेजेगा, यूपी का अपना एक व्यक्ति आएगा, महाराष्ट्र से एक बंदा आएगा, और केंद्र की तरफ से भी एक बंदा आएगा। और इसको लीड करने वाली जो पर्सन होंगी वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब उस प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हमारे वित्त मंत्री होंगे या वित्त मंत्री होंगी वो इसको लीड करेंगी। तो जैसे अभी प्रेजेंटली निर्मला सीतारामन इज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो यहां पर इनको पूरी मीटिंग को लीड करेंगी। तो ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग एक बनाई गई, उसके लिए एक नया आर्टिकल आया 279A, जिसमें बोला गया कि देखो जीएसटी तो आप ला रहे हो, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करो कि जीएसटी लाने के बाद चीजें सही चलें और कोई इश्यूज ना आए, समय समय पर सुनी जाए बातें। तो उसके लिए आपको समय समय पर मिलना भी पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग का एक प्रपोजल यहां पर रखा गया। तो ये 3 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आर्टिकल नंबर 279A पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। दिस आर्टिकल सेज, Article 279A provides for constituting a council called Goods and Services Tax within 60 days from the date of commencement of 101 Constitution Amendment Act 2016। तो जब मैंने आपको बताया था 101वीं अमेंडमेंट की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय पर यह कहा गया कि देखो अमेंडमेंट तो कर रहे हो, जीएसटी तो ला रहे हो, लेकिन भाई साहब ये मेक श्योर करना कि जब जीएसटी आए तो 60 दिन के अंदर अंदर आपकी जीएसटी की काउंसिल की एक मीटिंग बैठ जाए, और उस मीटिंग में हम डिसाइड करें
कि क्या चीजें सही तरीके से चल पा रही हैं या नहीं, और क्या हमें अपडेट करना है, क्या हमें नए फैसले लेने हैं। तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल को इनकॉर्पोरेट किया गया। मैंने अभी आपको यह नहीं बताया जीएसटी काउंसिल क्या करेगी, मैंने बस ये बताया जीएसटी काउंसिल बैठेगी, करेगी क्या, इस पर मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा कि जीएसटी काउंसिल का एग्जैक्टली रोल क्या है, वो काम क्या करती है। आइए आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रेजेंटली है निर्मला सीतारमन, वो यहां पर जीएसटी काउंसिल की मेंबर होंगी, चेयरपर्सन होंगी। और साथ के साथ जो यूनियन मिनिस्टर होंगे ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, वो यहां पर मेंबर रहेंगे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, दिल्ली का एक व्यक्ति, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति, गोवा का एक व्यक्ति, पंजाब का एक व्यक्ति, इस तरह से हर राज्य का यहां पर एक एक व्यक्ति नॉमिनेटेड होगा। वाइस चेयरपर्सन टू बी चूजन अमंग्स द मेंबर, जितने भी मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे उसमें से किसी एक व्यक्ति को उठाकर वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। अब भाई मीटिंग को सुचारू रूप से चलाना है तो किसी एक को तो लीडर बनाना पड़ेगा ना, तो वाइस चेयरमैन बना देंगे किसी भी एक व्यक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। जहां पर ज्यादा वोटिंग आ जाएगी उस बंदे को कहेंगे ठीक है यू आर द वाइस चेयरपर्सन। आगे देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल करेगी क्या, तो जीएसटी काउंसिल देगी जी रिकमेंडेशन। जीएसटी काउंसिल कभी चेंज नहीं करेगी, इस बात को याद रखना। मैं आपको अभी समय आते आते बहुत सारी नोटिफिकेशन समझाऊंगा, बहुत सारे सर्कुलर्स बताऊंगा। नोटिफिकेशन की शुरुआत ही किस बात से होगी, वहां लिखा होगा इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल वी आर नोटिफाइंग दिस मच थिंग। तो नोटिफिकेशन जब आती है तो नोटिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल कभी नोटिफिकेशन नहीं देती है, वो देती है रिकमेंडेशन। जीएसटी काउंसिल बैठती है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि देखो भाई ये चीज होनी चाहिए। वो रिकमेंडेशंस वहां पर मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड होने के बाद उस पर फैसला होता है, मेजोरिटी फैसला लेती है, और फिर उस रिकमेंडेशंस के बेस पर फाइनली नोटिफिकेशन सीबीआईसी रिलीज करती है। ये सीबीआईसी क्या है वो बता देता हूं। हमारे देश में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके दो छोटे छोटे पार्ट हैं, या मैं कह सकता हूं दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक है सीबीडीटी जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता है, डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करता है, या मैं कह सकता हूं इनकम टैक्स को कंट्रोल करता है। और एक हमारे उसी फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक दूसरा बच्चा है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसको हम कहते हैं सीबीईसी। तो ये हमारा कंट्रोल करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो जब जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हो जाएगी, उस मीटिंग के रिकमेंडेशंस पर सीबीईसी को बोला जाएगा, सीबीआईसी को बोला जाएगा एक नोटिफिकेशन जारी करो, एक फतवा जारी करो और लोगों को बोलो कि अब ये चीजें ऐसे होंगी। तो यहां पर कौन कौन सी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल के बेसिस पर आएंगी, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो जीएसटी काउंसिल के कहे बिना नहीं हो सकती। अगर टैक्सेस में, सेस में, सरचार्ज में कोई सब्स्यूम्ड करना है, मान लीजिए कोई टैक्स खत्म करना है, कोई सेस खत्म करना है, कोई सरचार्ज अगर खत्म करना है, तो ये जो खत्म करने की बातें होंगी, हम इस टैक्स को बंद कर रहे हैं, हम इस सेस को बंद कर रहे हैं, तो ये जो बंद करने की बातें होंगी ये जीएसटी काउंसिल करेगी, काउंसिल रिकमेंड करेगी, तब जाके ये काम होगा, ऐसे ही कोई भी उठाकर इसको नहीं करेगा। The goods and services tax may be subjected to GST और exempted from GST। किसी भी आइटम को जीएसटी के दायरे में रखा जाए या एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, उस पर जीएसटी लगाया जाए या उसे एग्जेम्पशन दे दी जाए, इस बात का फैसला भी कोई और नहीं करेगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही करेगी। थ्रेशहोल्ड लिमिट, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एक लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो थ्रेशहोल्ड लिमिट के बारे में कोई भी फैसला अगर होगा तो ये कोई और नहीं करेगा, रादर ये जीएसटी की काउंसिल ही करेगी। थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स और सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड, ये फैसला काउंसिल द्वारा किया जाएगा।
कुछ स्पेशल स्टेट है हमारे देश में, आगे चल के ये आज की ही क्लास में बताऊंगा कुछ स्पेशल स्टेट कौन कौन सी हैं। तो कुछ स्पेशल कैटेगरी की स्टेट हैं, अगर उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना है, उनके लिए कुछ स्पेशल बातें करनी है, तो ये स्पेशल बातें भी जीएसटी की काउंसिल ही करेगी, ऐसे ही नहीं होंगी। और काउंसिल कब होगी? काउंसिल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हर राज्य का एक बंदा बैठेगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगी और हमारा वित्त राज्य मंत्री है वो बैठेगा, तब जाकर वो जीएसटी काउंसिल कंप्लीट होगी और उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि करना क्या है। जीएसटी का रेट डिसाइड करना है, स्पेशल रेट डिसाइड करना है, काउंसिल डिसाइड करेगी। ये डिसाइड करना है कि जीएसटी कब लगना चाहिए, पेट्रोल पर कब लगना चाहिए, नेचुरल गैसेस पर कब से लग जाना चाहिए। हालांकि अभी इस पर है नहीं जीएसटी, लेकिन कब से लगना चाहिए इसका फैसला भी कौन करेगी? जीएसटी की काउंसिल करेगी। और ऐसा कोई भी मामला जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है और उस मामले को, जो कि इंपॉर्टेंट मामले हैं ऑब्वियसली, तो उसको भी फाइनली डिसाइड करने की या उस पर रिकमेंडेशन की जो पावर है वो जीएसटी काउंसिल को दे दी गई है। जीएसटी काउंसिल, तुम ये सारे काम करोगे, तुम्हें ये सारे फैसले लेने हैं। तो ये सारे काम होंगे जो आपके जीएसटी काउंसिल द्वारा किए जाएंगे। आइएगा दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। अब कुछ बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड। तो देखिए, जो आप इंडिया देखते हैं अपने मैप में, एज राइटली सेड वो इंडिया है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि वो इंडिया है। लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मतलब कुछ और भी होगा। तो जो आप अपनी ये जमीन देख रहे हैं, लैंड का सरफेस देख रहे हैं, ये तो दोस्तों इंडिया है ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ये तो इंडिया है ही। इसके अलावा यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स तक। अच्छा, जब भी पानी में दूरी नापनी होती है तो वो किलोमीटर में नहीं नापी जाती, वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं? इंडिया की डेफिनेशन समझा रहा हूं कि इंडिया का मीनिंग क्या है या स्कोप क्या है, इंडिया का स्कोप कहां तक फैला हुआ है, कहां तक हमारा इंडिया माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, फॉर जीएसटी। तो 12 नॉटिकल माइल तक आपका इंडिया है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये जो 24 नॉटिकल माइल एरिया है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। मैं जीएसटी में आगे चल के इसे यूज करूंगा, व्हाट इज अ कॉन्टिजियस जोन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका इंडिया है और कॉन्टिजियस जोन कहलाता है। फिर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होगा, मतलब इंडिया की सरजमी से 200 नॉटिकल माइल तक का जितना भी एरिया होगा, उसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन, EEZ, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद जितना भी एरिया होगा 200 नॉटिकल माइल के ऊपर का जितना भी एरिया होगा, उसे हम कहेंगे हाई सी, गहरा समंदर। और ये आपके इंडिया में शामिल होगा या नहीं होगा, इसका आंसर आपको ग्रेजुअली जीएसटी लॉ में मिलता रहेगा। तो जब भी मैं इंडिया की बात करूं, इस मैप को ध्यान रखिएगा। इंडिया का मतलब जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इंडिया का मतलब है। इसको बस हम हाई सी कहते हैं, ये इंडिया में होगा या नहीं होगा, इस पर हम बाद में बात आपसे करेंगे। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? तो मैंने यहां लिख दिया है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85200 किलोमीटर। तो इतना आपका किलोमीटर रहता है 1 नॉटिकल माइल में। आइएगा दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में कितने राज्य हैं। तो अभी कुछ मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक विवादित मुद्दा था, वो हटने के बाद से कुछ रीमैपिंग हुई है। और उस रीमैपिंग में ये निकल के आया है कि हमारे देश में टोटल 28 तो स्टेट हैं और हमारे देश में टोटल 8 यूटी हैं। अगर मैं 8 और 28 को जोड़ दूं तो हमारे देश में टोटल 36 राज्य प्लस यूटी हैं। इसका मतलब मैं ये कहूंगा, स्टेट्स प्लस यूटी को अगर मैं जोड़ूं तो हमारे देश में 36 का आंकड़ा मिलता है। अब आप पूछेंगे सर ये यूटी क्या होती है? स्टेट तो ठीक है, समझ आ गई, यूटी क्या होती है? तो सुनिए, जिस राज्य में
अपना कंट्रोल नहीं होता और उस राज्य को कंट्रोल करती है केंद्र शासित देश या सॉरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य, तो वो कहलाते हैं आपके यूटी। इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊंगा, इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो हमारे देश में 8 यूटी है ना, उन 8 में से 2 ऐसी यूटी हैं जिनके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और बाकी 6 ऐसी यूटी हैं जिसके पास अपने चीफ मिनिस्टर नहीं है, जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और वो 2 कौन कौन सी यूटी हैं जिसके पास अपने मुख्यमंत्री हैं? वो 2 यूटी हैं दिल्ली और पुडुचेरी। देखिएगा दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी यूटी हैं जिसके पास अपनी विधानसभा है, और बाकी जो 6 यूटी हैं उनके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है, उसे कंट्रोल करती है केंद्र सरकार थ्रू यूनियन टेरिटरी। अब एक इंटरेस्टिंग और बात समझिएगा, मैं आपको पूरा जीएसटी जब समझाऊंगा तो वहां पर मैं 3 बातें आपको बार बार बताऊंगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एक बताऊंगा मैं एसजीएसटी। ध्यान रखिएगा, अगर मैं एसजीएसटी बोल रहा हूं तो स्टेट के लिए है एसजीएसटी, और अगर वही स्टेट ना होकर यूटी हो गई तो वहां पर यह बन जाएगा यूटी जीएसटी। इसका मतलब एस में और यूटी में कोई फर्क नहीं है, स्टेट में और यूटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। बस फर्क यह है अगर वो पूर्ण राज्य है, उसकी अपनी विधानसभा है, तो वहां लगेगा एस जीएसटी, और अगर ऐसा कोई राज्य है जिसकी विधानसभा नहीं है, यूटी है, तो वहां लगेगा सीजीएसटी। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। सॉरी, यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो अगर मैं एसजीएसटी बोलूं तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इस बात का है कि वो जो राज्य है वो स्टेट की कैटेगरी में आता है या यूटी की कैटेगरी में आता है। वो जिस कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से उसका कानून लग जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन आईजीएसटी, ये वैसा ही रहेगा जैसा है। देयर इज नो डिफरेंस इन सीजीएसटी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बस डिफरेंस आएगा, परिवर्तन आएगा यूटीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में। स्टेट में लग जाएगा स्टेट जीएसटी, और अगर यूटी हुई तो वहां लग जाएगा यूटी जीएसटी। आइएगा अब बात कर लेते हैं, हमारे जीएसटी में कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसी स्टेट हैं जिसे स्पेशल कैटेगरी की स्टेट का दर्जा दिया गया है, और कुल मिलाकर 11 ऐसे स्टेट हैं जिसे हमारी सरकार कहती है, जीएसटी लॉ कहता है कि भाई ये तो कुछ स्पेशल स्टेट हैं। ये आपको सब याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। और ये कैसे याद रख पाएंगे? आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा, क्लास को पूरा प्रॉपर सुनिएगा, और जब धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाऊंगा तो मैं इन चीजों को रिपीट करूंगा, और मैं आपको बार बार बोलूंगा कि वो तो स्पेशल है, वो नॉर्मल है, वो स्पेशल है, तो आपको अपने आप याद आ जाएंगी। और जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको डेडिकेटेडली याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो 11 राज्य हैं हमारे देश में, कुल मिलाकर 11 राज्य हैं हमारे देश में जो स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं, जिसमें एक है उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी की स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्पेशल? इसका आंसर आपको ग्रेजुअली जीएसटी लॉ में मिल जाएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा व्हाई दे आर कॉल्ड सो स्पेशल, और इस स्पेशल में भी कुछ पार्शियलिटी मिलेगी आगे चल के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपके लिए 11 राज्य ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं। आइए बात कर लेते हैं, जो हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कौन से एक्ट हम पढ़ेंगे। सो एज आई सेड अर्लियर इन टुडेज क्लास ओनली, हम एक पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट, एक पढ़ेंगे हम एसजीएसटी एक्ट, एक पढ़ेंगे हम यूटीजीएसटी एक्ट। अब आप कहेंगे सर ये एस और यू अलग अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल भाई बहन है, दोनों के बीच में भाई बहन जैसा ही रिलेशन है।
बस फर्क यह है जहां एस होगा वहां यू नहीं होगा, जहां यू होगा वहां एस नहीं होगा, केवल इतना फर्क है, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है। एक हम पढ़ेंगे कंपनसेशन एक्ट, जिसके थ्रू लगाया जाता है सेस। ये क्यों होता है? ये बेसिकली होता है कि जो स्पेशल स्टेट है, जो पिछड़ी हुई स्टेट है, उनके पास पैसे की कमी है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए सरकार जीएसटी के अलावा आपके ऊपर कभी कभी सेस लगा देती है। जैसे आप अगर सिगरेट पीने का शौक रखते हैं, टबैको खाने का शौक रखते हैं, धूम्रपान का अगर आपको शौक है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी तो देना ही होता है दोस्तों। जीएसटी के ऊपर आप सेस भी देते हैं, सेस अलग से एक एडिशनल टैक्स आप देते हैं, तो वो जो एडिशनल टैक्स होता है वो कहलाता है सेस। और ये जो सेस है ये लगता है कंपनसेशन एक्ट के थ्रू। और क्यों लगता है? ताकि इसका कंपनसेट कर पाए उन राज्यों को जो राज्य हमारे पिछड़े हुए राज्य हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें आईजीएसटी एक्ट भी पढ़ना है। भाई ये तो पूरे केंद्र का है ही, ये तो पार्लियामेंट चला रही है, तो हमें कुल मिलाकर जगह जगह पर पूरे जीएसटी के डिस्कशन में सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, एसजी पढ़ना है, यूटी पढ़ना है, आईजी पढ़ना है और कंपनसेशन एक्ट भी हमें पढ़ना है। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं अब लेवी ऑफ जीएसटी के बारे में। यहां से हमारा डिस्कशन अब जीएसटी की तरफ चला जाएगा। तो जीएसटी कैसे लेवी होता है, जीएसटी कब लेवी होता है, आइए। एक हमारे पास कुछ 3 पिलर हैं जीएसटी में। इन 3 पिलर को आप कभी ना भूलें, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप जीएसटी में एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप इन 3 पिलर्स को हमेशा याद रखिएगा। पहला पिलर होता है लेवी। क्या जीएसटी लगेगा? सवाल है क्या जीएसटी लगेगा, क्या जीएसटी लगेगा? अगर सवाल का आंसर आए हां जीएसटी लगेगा, तो अगला पिलर है किस रेट से लगेगा, किस रेट से लगेगा। तो रेट कितने हैं जीएसटी में, आज की क्लास में आगे चल के देखेंगे, बहुत सारे रेट हैं, अलग अलग रेट्स हैं, देखेंगे कौन कौन से रेट्स हैं। तो पहला सवाल आप क्या पूछेंगे, भाई साहब क्या जीएसटी लगेगा? आंसर आया हां जी जीएसटी लगेगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा क्या जीएसटी लगेगा, तो ये हां वाला आंसर कैसे मिलेगा? इसी के लिए तो आप पूरा कोर्स पढ़ रहे हो, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा यही तो मैं आपको सिखाऊंगा। लगेगा तो कैसे लगेगा, तो मान के चलो आपके मन ने बोला हां जीएसटी लगेगा, तो ये पहला पिलर आपका पूरा हो गया। दूसरा पिलर रेट, भाई साहब लगेगा तो किस रेट से लगेगा, आपको रेट मिल गया। अब सवाल आता है लगेगा, रेट भी पता चल गया, अब कलेक्शन कौन करेगा, कलेक्शन कौन करेगा? मैं आपको बहुत ज्यादा इस पर डिटेल आज नहीं बताऊंगा, आगे चल के मैं फिर डिस्कशन करूंगा इस बात पर। बट यहां पर 2 लोग हैं, एक है सप्लायर, एक है रेसिपिएंट। मैं लिख देता हूं, एक है सप्लायर और एक है रेसिपिएंट। जीएसटी कलेक्ट किससे करें, सप्लायर से करें या रेसिपिएंट से करें, तो ये हम पढ़ेंगे कलेक्शन वाले पिलर के अंदर। हम डिटेल में लेवी समझेंगे, हम डिटेल में रेट समझेंगे, हम डिटेल में कलेक्शन को भी समझेंगे। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आप लिख लीजिएगा कहीं पर, एक हम पढ़ेंगे एफसीएम, एक हम पढ़ेंगे आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सब डिटेल में करेंगे। आइएगा इसके बाद समझते हैं लेवी को। तो जो कि मेरा पहला पिलर है लेवी ऑफ जीएसटी, क्या जीएसटी लगेगा, तो इस बात का आंसर हमें सेक्शन 9 देगा जीएसटी एक्ट का। ये कहता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट मुझे ये बताएगा कि भाई साहब जीएसटी कब लगेगा, कैसे लगेगा। आइए चलते हैं लेवी को समझते हैं, लेवी क्या होती है। लेवी का मतलब होता है एवरी टैक्स लॉ हैज लेवी ऑन चार्जिंग सेक्शन। देखिए जब भी इनकम टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स कैसे लगता है, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है टैक्स शैल बी चार्ज ऑन एवरी पर्सन्स इनकम। टैक्स लगेगा आपकी इनकम पर, कौन सी इनकम पर, ऑब्वियसली टैक्सेबल इनकम पर। तो ये इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है ना, जो ये कहता है टैक्स लगेगा। चार्जिंग सेक्शन का मतलब एक ऐसा सेक्शन जो आपको ये कहता हो कि इनकम टैक्स लगेगा या कोई भी टैक्स लगेगा। ऐसे ही जीएसटी का भी एक चार्जिंग सेक्शन है जो कि ये कहता है कि लेवी होगी,
किसकी? जीएसटी की लेवी होगी। किस पर होगी? ये हमें चार्जिंग सेक्शन बताएगा। विच क्रिएट चार्ज और लेवी ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शन। तो जीएसटी लॉ कहता है कि हम जीएसटी की लेवी करेंगे। किस पर करेंगे? सर्टेन ट्रांजैक्शंस पर करेंगे। कौन सी ट्रांजैक्शन? यही तो हमारा पूरा कंटेंट है जो हमें पढ़ना है कि किस पर जीएसटी होगा, कैसे होगा। एंड लेवी सो क्रिएटेड इज ड्रॉन फ्रॉम द इंडिया। और ये जो लेवी है वो इंडिया से उत्पन्न हुई है। इसका मतलब इंडिया में उत्पन्न हुई है या इंडिया से उत्पन्न हुई है। सो इन अ सिंपल वर्ड आई कैन से ईच टैक्स लॉ हैज सेक्शन टू क्रिएट चार्ज। अंटिल द चार्ज कम द गवर्नमेंट कैन नॉट आस्क यू फॉर द टैक्स। तो हर लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। हर लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। जो चार्जिंग सेक्शन आपको कहता है कि भाई साहब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जीएसटी के अंदर भी ऐसा ही एक चार्जिंग सेक्शन आपके सामने मौजूद है जो ये कहता है कि भाई साहब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कौन सा है वो चार्जिंग सेक्शन? आगे चल के इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टैक्सेबल इवेंट अंडर ओल्ड रिजीम। जब हमारे देश में जीएसटी नहीं था तो हमारे देश में क्या क्या चला करता था। तो हमारे देश में जीएसटी के आने से पहले वैट और सीएसटी जैसी बातें चलती थी। हमारे देश में एक्साइज ड्यूटी चला करती थी। हमारे देश में एंट्री टैक्स होता था और हमारे देश में सर्विस टैक्स जैसी बातें होती थी। वैट और सीएसटी लगता था जब आप कुछ बेचते थे और एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब आप कुछ बनाते थे। एंट्री टैक्स लगता था जब आप कहीं किसी चीज की एंट्री करते थे। एंट्री का मतलब आप एंट्री लेते थे, सामान की एंट्री ला रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर हो रहे हैं या कोई सामान एंटर हो रहा है। और सर्विस टैक्स लगता था जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सर्विसेज दिया करता था। किसी प्रकार की कोई सर्विसेज अगर दी जाती थी तो वहां लगता था सर्विस टैक्स। लेकिन दोस्तों ये सब बातें जीएसटी से पहले थी। अब जीएसटी आने के बाद वैट खत्म हो गया, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, एंट्री टैक्स खत्म हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई लेकिन केवल वो वाली एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई है दोस्तों जो लिखी हुई थी यूनियन लिस्ट में। जो लिखी हुई थी यूनियन लिस्ट में वो एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई है। जो स्टेट वालों की एक्साइज थी ना, एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसे खत्म नहीं किया है, वो आज भी मौजूद है क्योंकि उस पर जीएसटी नहीं है। तो उस पर जीएसटी ना होने का कारण यही है कि उसकी एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, आज भी उस पर एक्साइज लगती है। आइएगा लेवी को समझते हैं। लेवी अंडर जीएसटी। जीएसटी में लेवी का मतलब क्या होगा, इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस डेफिनेशन को पढ़कर मिस इंटरप्रेट बिल्कुल मत करिएगा लॉ को। मैं आपको समझाऊंगा क्या एग्जैक्टली ये कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं देयर शैल बी लेवी। अच्छा, मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा हूं दोस्तों, सेक्शन 9(1), और ये जो 9(1) है वो सीजीएसटी एक्ट का है। मैं आपको समय समय पर यह भी बताता रहूंगा कि मैं जो सेक्शन आपको बता रहा हूं वो कौन से एक्ट का है, क्योंकि हमारे सामने 3 एक्ट हैं, याद रखना। एक आईजीएसटी एक्ट है, एक सीजीएसटी एक्ट है और एक एसजीएसटी एक्ट है, और साथ में यूटी है। तो यूटी और एस में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई बहन है। तो अगर मैं यूटी ना भी बोलूं, मान लेना मैं बात कर रहा हूं यूटी की भी। तो मैं आपको समय समय पर यह भी तो बताना जरूरी है ना मेरा कि मैं कौन से एक्ट का सेक्शन बता रहा हूं, सी का बता रहा हूं, आई का बता रहा हूं या एस का बता रहा हूं। अच्छा, एक और बात समझना, मैं आपको एस का कोई भी सेक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो जी में लिखा है ना, सी में लिखा है, सीजीएसटी में लिखा है, वही एसजीएसटी में लिखा है। कोई फर्क नहीं है दोनों में, ये दोनों भी बिल्कुल भाई बहन है। बस फर्क इतना है कि ये केंद्र का है, ये राज्य का है दोनों भाई बहन। तो मैं आपको मेरा जो बेसिक फंडामेंटल रहेगा, मतलब पूरा जीएसटी लॉ जब समझाऊंगा तो मेरा बेसिक फंडामेंटल सीजीएसटी एक्ट पर रहेगा। मैं आपको जितने सेक्शन पढ़ाऊंगा सारे के सारे सेक्शन सीजीएसटी एक्ट से उठाए गए होंगे। हालांकि अगर मैंने किसी सेक्शन को आईजीएसटी एक्ट से उठाया है तो वहां मैं कह के आपको पहले ही बता दूंगा कि दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है वो आईजीएसटी एक्ट से लिया गया है। इसका मतलब सेक्शन पढ़ाने से पहले
आपको ये भली भांति बता दिया जाएगा कि ये सेक्शन कौन से एक्ट से उठाया जा रहा है। और अगर मैं कभी ना बताऊं तो मान लेना कि मैं ये सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का आपको पढ़ा रहा हूं, और जो सीजी में लिखा है वही एसजी में भी लिखा होगा, थोड़ा सा वर्डिंग बदली होंगी अपने हिसाब से। आइए, तो हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9(1) क्या कहता है, सुनिए। देयर शैल बी लेवी अ टैक्स, एक टैक्स लगाया जाएगा। कौन सा टैक्स? कॉल्ड सीजीएसटी। एक टैक्स लगाया जाएगा कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ही अगर सप्लाई हो रही है, सॉरी सेम स्टेट के बीच में अगर सप्लाई हो रही है। मैं दिल्ली में हूं, मैंने सप्लाई करी दिल्ली में, तो इसका मतलब मैं सेम राज्य में सप्लाई कर रहा हूं। तो अगर सेम राज्य में सप्लाई हो रही है उस सप्लाई को कहते हैं इंट्रा। और अगर राज्य बदल जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई चली जाती है, तो उसे कहते हैं इंटर। आइए फिर से पढ़ते हैं। देयर शैल बी लेवी अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी। हम सीजीएसटी लगाएंगे, किस पर लगाएंगे जी? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। जितना भी आप इंट्रा स्टेट करेंगे, एक राज्य से दूसरे, एक ही राज्य के अंदर बेचेंगे, किस चीज की सप्लाई करेंगे? गुड्स की या फिर सर्विस की या फिर दोनों की। तो उस पर हम क्या लगाएंगे? उस पर हम लगाएंगे सीजीएसटी। सर दिल्ली से माल दिल्ली जा रहा है, तो इस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी। ये कौन लगाएगा? ये लगाएगी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। क्या इस पर दिल्ली वाला चुप बैठा रहेगा? दिल्ली वाला कहेगा हाँ जी मोदी जी आप ही ले जाओ ये पैसे, हमें कुछ नहीं चाहिए? नहीं भाई साहब, दिल्ली वाला भी यहां आएगा। दिल्ली वाला कहेगा अरे मेरे राज्य का माल मेरे राज्य में बिक रहा है, मैं कैसे खाली बैठूं? तो वो अपना एक कानून लेके आएगा। और वो कौन सा कानून लेके आएगा? एसजीएसटी एक्ट। और मैंने आपको क्या बोला? जो सीजी में लिखा है वही एसजी में लिखा है। तो एसजी वाला क्या लिख रहा होगा? एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो कि इंट्रा स्टेट होगी, तो उस पर हम क्या लगाएंगे? एसजीएसटी। इसका मतलब यहां से आप इस बात को पकड़िए कि अगर एक राज्य से माल दूसरे राज्य, एक ही राज्य में जाता है, सेम राज्य में जाता है, सेम स्टेट में जाता है, तो वहां क्यों सीजी और एसजी लगता है? आपने दोस्तों ये तो जरूर सुना होगा, एक राज्य से उसी राज्य में माल जाएगा तो सी और एस लगेगा, लेकिन आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि क्यों लगेगा। और आई होप आपको इस क्यों का आंसर अब मिल गया होगा कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मोदी जी ने अपना एक कानून बना रखा है सीजीएसटी एक्ट, जो ये कहता है कि भाई साहब अगर सेम राज्य में माल बिकेगा तो हम टैक्स लेंगे। उधर से केजरीवाल भी कह रहा है भाई साहब हम कहां पीछे रहेंगे, हम भी तो लेंगे, और जितना तुम लोगे उतना ही हम भी लेंगे। तो यहां पर इसलिए सी और एस में बंटवारा हो जाता है। मान लो 18% का जीएसटी लगा तो 18 में से सी लग जाता है 9%, एस लग जाता है 9%, इसलिए यहां पर बंटवारा होता है। आइए अच्छा आगे क्या लिखा है उसको भी पढ़ते हैं, फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब अगर एल्कोहल बेची जा रही है, शराब बेची जा रही है, शराब कौन सी वाली? ह्यूमन कंजम्पशन वाली बेची जा रही है, तो उस पर नहीं लगेगा, बाकी सब पर लगेगा। किसी भी गुड्स पर लगेगा, किसी भी सर्विस पर लगेगा, लेकिन शराब पर नहीं लगेगा। कौन सी वाली शराब पर नहीं लगेगा? जो ह्यूमन कंजम्पशन की शराब है उस पर नहीं लगेगा। सवाल उठता है कि सर मैंने एक शराब बेची जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो मेडिसिन के लिए है, मेडिसिन के लिए है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर कोई शराब बेची जाएगी विच इज नॉट फॉर अ ह्यूमन कंजम्पशन, which is for the medicine purpose, which is for the medicine manufacturing, which is used in the manufacturing of medicine,
तो वहां जीएसटी लगेगा। आगे पढ़ना, तो किसी भी गुड्स पर, किसी भी सर्विस पर जीएसटी लगेगा, लगेगा। शराब पर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और ये जो जीएसटी का रेट होगा, याद रखना, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 20% एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। और ये जो जीएसटी होगा 20% से ऊपर नहीं होगा। मतलब ये जीएसटी 2.5% हो सकता है, ये जीएसटी 6% हो सकता है, ये जीएसटी 9% हो सकता है, लेकिन ये 20 से ऊपर नहीं हो सकता। अब आप देखिए, अगर 2.5% सीजी वाले मांग रहे हैं तो 2.5 ही मांग लेंगे एसजी वाले, सेम। तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, आप इस 20 को ना ऐसे मत समझना कि ये टोटल 20 है, नहीं, ये टोटल 20 नहीं है, ये सीजी का 20 है, सीजीएसटी का 20 है। क्योंकि देखो ना, आप यहां समझना, हम ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये जो हम चार्ज पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? सीजी का। तो सीजी वाला अपने लिए ही तो बातें करेगा। अपने लिए का मतलब ये अपने लिए बता रहा है कि मैं कितना मैक्सिमम ले सकता हूं, तो इसने मैक्सिमम 20 बोला है। ऐसे मत समझ लेना कि सर अगर किसी चीज पर 14% का जीएसटी है तो 14 ही एस का हो जाएगा, तो ऐसे तो ये 28 हो जाएगा। और आप कह रहे हो कि 20 से ज्यादा जीएसटी नहीं हो सकता, बल्कि हमने तो कई आइटमें देखी हैं जहां 28% का जीएसटी है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझो इस बात को, यहां 28% टोटल की बात नहीं है, यहां 20% टोटल की बात नहीं है, यहां 20% है केवल सीजी की बात। और आपने अगर मैक्सिमम 28% का रेट देखा भी होगा तो उसके अंदर सीजी कितना है? मैक्सिमम 14% ही तो है। और लॉ क्या कह रहा है आपको कि 20 से ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो अभी भी 14 पे ही तो बैठे हैं, वो 20 से ज्यादा कहां हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर आप समझिए 2.5% अगर सीजी वाले मांगेंगे तो 2.5% ही एसजी वाले भी मांगेंगे। अगर 6% सीजी वाले मांगेंगे तो 6% ही एसजी वाले भी मांगने आएंगे। अगर 9% सीजी मांगेगा तो 9% ही यहां पर एसजी वाला भी मांगने आ जाएगा। और ये जो 20% की बात है वो एक एक्ट वाले के लिए बात हो रही है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए, फ्यूचर में अगर कभी हायर साइड का जीएसटी हुआ, हायर साइड, टॉप एंड टॉप, ऊपर मैक्सिमम वाली साइड का जीएसटी हुआ, तो कितना हो सकता है? 40%। 20 किसका? सीजी का, और 20 किसका? एसजी का। ये मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम। लेकिन आज प्रेजेंटली हमारे देश में मैक्सिमम जीएसटी का रेट क्या है? 28%, जिसमें 14 है सीजी और 14 है एसजी। अगर इसको मैं हायर साइड पर ले जाऊं तो ये मैक्सिमम हो सकता है 20% सीजी और 20% ही एसजी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइएगा दोस्तों, जीएसटी के रेट्स डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी में कौन कौन से रेट हमारे देश में काम करते हैं। तो एक हमारे यहां पर है 0, एक है 0.25, एक है 3, एक है 5, एक है 12, एक है 18, एक है 28। आज ये डिस्कशन नहीं करूंगा कि किस पर 28 है, किस पर 5 है, किस पर 2.5 है, किस पर 12 है, किस पर 18 है, किस पर 28 है। ये डिस्कशन समय रहते रहते हमारे इस कोर्स में हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा किस पर क्या रेट है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको समझाता और बताता रहूंगा। आइएगा सेक्शन 9(2) पढ़ते हैं जीएसटी का। जीएसटी का सेक्शन 9(2) क्या कहता है? यह कहता है लेवी ऑन पेट्रोल और डीजल। अभी हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 9(1) पढ़ा सीजीएसटी का। वो ये कहता था कि भाई साहब जीएसटी लगेगा, लगेगा। किस पर नहीं लगेगा? शराब पर नहीं लगेगा। सेक्शन 9(2) कहता है जी अब पेट्रोल और डीजल की बातें कर लेते हैं। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the GST Council। तो जीएसटी काउंसिल पहले डिसाइड करेगी, जीएसटी काउंसिल पहले रिकमेंड करेगी डिपार्टमेंट को, सरकार को, कि भाई साहब पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाए, डीजल के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाए। तब जाकर इस पर हम जीएसटी लगाएंगे, तब जाकर हम इस पर कानून या इस पर कोई रेट बताएंगे। फिलहाल इस पर जीएसटी नहीं है। तो ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये जीएसटी नहीं देगा। ये जो
आप ऑयल, टरबाइन ऑयल या फ्यूल देख रहे हैं, इस पर जीएसटी नहीं आएगा। और ये जो एविएशन ऑयल आप देख रहे हैं, एविएशन फ्यूल आप देख रहे हैं, इस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि आज तक सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया ही नहीं है कि इस पर जीएसटी आए। और बहस तो इसी बात पर चल रही है। आपने सुना होगा देश में माहौल चल रहा है कि भाई पेट्रोल को, डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले आओ, जीएसटी लगा दो। लेकिन राज्य हैं कि मानते ही नहीं है। कोई भी राज्य एक कॉमन पॉइंट पर एग्री नहीं हो रहा कि हाँ ले आओ। हर राज्य को अपना अपना नुकसान दिख रहा है। दिल्ली कह रहा है कि भाई अगर तुम पेट्रोल डीजल से दिल्ली का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्रोल हटा लोगे, राज्य सरकार का कंट्रोल हटा लोगे और जीएसटी में ले आओगे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। तो क्योंकि राज्य अभी नहीं मान रहे हैं, दैट इज द रीजन जीएसटी काउंसिल ने अभी तक रिकमेंड नहीं किया है कि ये जीएसटी में आए, और इसकी वजह से जीएसटी इस पर नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली आज नहीं लग रहा है। आइएगा दोस्तों, कुछ ऐसी 5 आइटमें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस पर फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं लगेगा, लग सकता है। कौन कौन सी चीजें हैं? पेट्रोलियम क्रूड, अगर कभी सरकार का मन कर जाए, मन कर जाए का मतलब जब राज्य सरकारें एग्री हो जाएं, जीएसटी काउंसिल को सहमति मिल जाए, तब इस पर जीएसटी लग सकता है। पेट्रोलियम क्रूड पर जीएसटी लग सकता है, हाई स्पीड डीजल पर जीएसटी लग सकता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी लग सकता है, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल पर जीएसटी लग सकता है, और नेचुरल गैस पर भी जीएसटी लग सकता है। कब से लगेगा सर? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से लगाएंगे, आज नहीं है, आज नहीं है। बड़ी कोशिश हो रही है, बड़े प्रयास हो रहे हैं, जीएसटी काउंसिल मेहनत करती है बार बार, लग जाए लग जाए लग जाए। मोदी जी मेहनत करवा रहे हैं लग जाए, बट लग नहीं पाता है। अब रीजन क्या है आई डोंट नो, बट लग नहीं पाता है। सो GST shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of GST Council। तो जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंडेशन दे देगी, जब ये सारे लोग मिलकर रिकमेंडेशन दे देंगे, तब से इन चीजों पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, बट आज की डेट में नहीं है। आइएगा, कुछ और बातें आपके साथ आज की इस क्लास में कंप्लीट करते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। आइएगा दोस्तों, समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। तो अभी वैसे मैंने आपको डिस्कशन में ही ये बात बता दी है कि जब एक राज्य से माल दूसरे राज्य में जाता है तो उसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और जब एक राज्य से उसी राज्य में माल जाता है या सर्विसेज जाती है या सप्लाई जाती है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आप छोटा सा एक राज्य देख रहे हैं, सर्विस या गुड्स इसी राज्य से चले और इसी राज्य में आके खत्म हो गए, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। आइए, ये एक राज्य आप देख रहे हैं, ओरिजिन हुआ है यहां से, लेकिन ये जो माल है या ये जो सर्विस है वो खत्म हुई है यहां पर। तो इसका मतलब अब राज्य बदल चुके हैं। जहां से माल चला था वो राज्य अलग था और जहां माल गया है वो राज्य अलग है। तो इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में माल गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल गया। ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया में माल इंपोर्ट करते हैं, आप यूएसए में आपका कोई कस्टमर है या पार्टी है, उसने आपको माल इंडिया भेजा, तो इसे क्या माना जाएगा? इसे हमारा जीएसटी लॉ कहता है कि भाई साहब ये इंटर स्टेट सप्लाई है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो राज्य नहीं बदल रहा, माल इस राज्य में रहा है लेकिन जहां से आ रहा है वो तो देश ही दूसरा है। कोई बात नहीं, जीएसटी लॉ कहता है कि हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे इंटर स्टेट मानेंगे। तो अगर आपने सेम राज्य में सप्लाई दी है तो इंट्रा है, दूसरे राज्य में सप्लाई दी है इंटर है, और विदेश से सप्लाई इंडिया आई है, चाहे किसी भी राज्य में आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम क्या मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इंपोर्ट और एक राज्य से दूसरे राज्य में चेंज हो जाना
इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर कवर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए दिल्ली का है, मिस्टर बी दिल्ली का है, माल गया तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि दोनों दिल्ली के हैं। ये भी दिल्ली में बैठा है और ये भी दिल्ली में बैठा है। आइए दूसरा एग्जाम्पल, इंटर स्टेट सप्लाई। मिस्टर ए दिल्ली में है, माल जा रहा है इस बार हरियाणा, या सप्लाई जा रही है इस बार हरियाणा, तो यहां पर क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि यहां पर स्टेट बदल चुकी हैं, दो स्टेटों के बीच का मुकाबला है। आइएगा, कुछ हमारी इंटर स्टेट ऐसी सप्लाई होती हैं जिसे डीम्ड इंटर स्टेट माना जाता है, मतलब आपको शायद हो सकता है लगे कि ये इंटर स्टेट नहीं है, तो इसलिए सरकार कह रही है भाई साहब मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, हम इसे मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इंपोर्ट करेंगे तो ये इंटर स्टेट माना जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको भी इंटर स्टेट माना जाएगा। और अगर आपने SEZ को सप्लाई किया है या SEZ ने सप्लाई किया है तो इसे भी इंटर स्टेट माना जाएगा। आपने SEZ को सप्लाई किया है या आपने SEZ से सप्लाई ली है तो इन दोनों को ही इंटर स्टेट माना जाएगा। इंपोर्ट इंटर स्टेट है, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट है, और सप्लाई टू और बाय SEZ इज ऑल्सो इंटर स्टेट। चिंता मत करिएगा, SEZ मैंने आज बोल दिया है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको एक्सपोर्ट पढ़ाऊंगा। तो जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ेंगे उस समय पर मैं आपको SEZ तसल्ली से समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि SEZ का रोल क्या आता है। यहां तक कोई डाउट आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं? आइए अब हम कुछ और सीखते हैं, सप्लायर एंड रेसिपिएंट के बारे में कुछ बातें सीखते हैं। कौन होता है सप्लायर, कौन होता है रेसिपिएंट। तो देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, ये है सप्लायर। सप्लायर का मतलब है पर्सन हु इज लायबल टू रिसीव और कलेक्ट मनी या इन काइंड। मैंने आपको सामान दिया, मैंने आपको सर्विस दी, तो आप मुझे बदले में पैसे देंगे, तो यहां पर मैं हूं सप्लायर। आपने मुझे पैसे दिए और आपने मुझसे सर्विस ली या आपने मुझसे माल लिया, तो आप क्या हैं यहां पर, रेसिपिएंट है। आप इसे पैसों से मत देखिएगा, आप देखिएगा सप्लाई किसने दी और सप्लाई किसने ली। तो जिसने सप्लाई दी, मैं यहां लिख देता हूं, जिसने सप्लाई दी वो क्या बन जाएगा, सप्लायर, और जिसने सप्लाई ली वो क्या बन जाएगा, रेसिपिएंट। आप ऐसे मत देखिएगा जो पैसे ले रहा है वो रेसिपिएंट होगा, नहीं, पैसों से मत कभी देखिएगा, आप ये देखिएगा सर सप्लाई दी किसने, सप्लाई देने वाला सप्लायर है, सप्लाई लेने वाला रेसिपिएंट है। तो यहां पर ए अपनी सप्लाई दे रहा है, सप्लाई का मतलब होता है गुड्स या सर्विस दोनों को मिलाकर या दोनों में से कोई भी। तो ए ने माल दिया बी को या ए ने सर्विस दी बी को, तो ए बन गया सप्लायर और बी बन गया रेसिपिएंट। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मतलब मैं टेक्निकली यहीं तक डिस्कशन रखूंगा। बाकी अब इस बेसिक्स पर जो मैंने आज आपको दिए हैं, इसके बेसिस पर मैं अगली क्लास कंटिन्यू करूंगा, जहां पर हम कुछ और बातें और ज्यादा टेक्निकल वे में आपके साथ करेंगे और इस प्रैक्टिकल कोर्स की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपकी तब तक कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे अपनी क्वेरीज हाथ की हाथ डिस्कस करवा लीजिएगा, सो दैट आपका क्वेरीज का कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो और आप इस कोर्स को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।